तो भारतीय बाजारों में एक अनिश्चितता का दौर देखने को मिल रहा है, जहां पर ट्रंप टैरिफ की बातचीत है। एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा क्राइसिस था, लेकिन उस क्राइसिस के बाद अब अर्निंग सीजन कैसा रहेगा और आने वाले समय में बाजार की दिशा दशा कैसे रहने वाली है, इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हर बार कोई ना कोई जानकार मौजूद रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और साथ ही साथ आपको एक बेहतर इंसाइट दिलाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष सर मौजूद हैं। आशीष सोमैया, सीईओ व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी और आज जो हमारी बात हुई है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आज हमें ब्लाइंड में खेलना है, क्योंकि सामने ट्रम्प टैरिफ के ऊपर एक बड़ी सी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, जो अगले 24 घंटे में कुछ हद तक इधर साइड मूव कराएगी मार्केट्स को। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे देख रहे हो, कितने स्केप्टिकल हो, कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को अभी? सुमित जी, एक्चुअली कॉन्जर्वेटिव रहने के काफ़ी कारण है इसमें। क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरीके से निर्णय लेंगे, तो वो तो हम किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना या उसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते, मतलब। तो वो तो किसी के लिए प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से साउंड्स जो आ रहे हैं, साउंड बाइट्स जो आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि भाई एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही है। और हम लोगों ने भी काफ़ी पॉजिटिव नोट बताया है कि भाई कहाँ कहाँ पे हम ड्यूटी रिव्यू कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा भी एक पॉजिटिविटी आई है कि भाई चलो इसी कारण, इसी बदौलत इंडिया में भी और एक रिफॉर्म्स का दौर चलेगा, जहाँ पे इंडस्ट्री को और कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। तो ये इंडिया की बात रहती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट में दो तीन चीज़ें देखने जैसी हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि भाई वर्ल्ड ओवर, केवल इंडिया को लेकर के नहीं, वर्ल्ड ओवर टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी रहेगी। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है उसमें एक तरीके का डिसरप्शन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आप टैरिफ से आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो भी डाउनग्रेड किए जा रहे हैं। क्योंकि इनकी जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, ये अगर समझिए स्पेंडिंग कट करती है, लोगों की नौकरियां कम करती है, रियल एस्टेट प्रेमाइसेस जो इन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं इसको ये लोग वेकेट करते हैं, तो ओवरऑल यूएस की आर्थिक व्यवस्था में भी एक मंदी की तरफ बढ़ने के आसार नजर आते हैं। उसके ऊपर आप देखिए, ये एआई की जो रैली चल रही है वहां पे, तो जो मैग्निफिसेंट सेवन स्टॉक्स है वो अपने ऊपरी लेवल से 20-25% डाउन है। नैस्डैक भी ऊपर के लेवल से 12-15% डाउन है। तो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था, ये ट्रेड रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है वो, अमेरिका का स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ों से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। और अगर हम इंडिया के डोमेस्टिक कंडीशंस को देखें, कितना भी इम्प्रूवमेंट हो, इनफैक्ट यूएस कंडीशंस है, यहाँ पे यील्ड्स कम होने की पॉसिबिलिटी है, रुपया भी अप्रिशिएट हो रहा है। तो डोमेस्टिकली हमारे लिए सब चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही है, लेकिन बाहर का माहौल काफ़ी चैलेंजिंग है। तो आशीष सर देखिए, मार्केट्स में हायर लेवल से करेक्शन आया, एक बहुत बड़ा स्टीम था मार्केट में, बहुत ज़्यादा फियास्को था, वो कुछ हद तक कम हुआ। 15 फरवरी ऑनवर्ड्स या मार्च लेटर ऑन से एफआईज थोड़े स्टेबल हुए, एटलीस्ट बड़ी बिकवाली नहीं है, एडजस्टमेंट की खरीदारी ज़रूर दिख रही है। सो अभी मार्केट को आप कितना मान रहे हो कि अभी भी यहाँ से और बड़े डाउनसाइड्स पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हाँ अब थोड़ा एटलीस्ट हम कंट्रोल्ड वे में फॉल देखेंगे, या उतनी कोई सीवियर सिचुएशन नहीं है मार्केट की? ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी फॉल है उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन या काफ़ी हद तक एक फॉल हो चुका। क्योंकि ये सब चीज़ें आई उसके पहले ही हम लोग का मार्केट कैप टोटली 20 से 25% गिर चुका था। लेकिन अभी भी, जैसा आपने बताया, 14-15 फरवरी के बाद या जब भी आपने एफआईएफ लोस की पॉजिटिविटी की हम कोट कर रहे हैं, और मार्केट भी लोअर लेवल से कम 1,500 पॉइंट ऊपर दिखा हमको। मैं इसको कोई ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी मैं नहीं देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी फिर से नेगेटिविटी आ सकती है, अभी भी फिर से मार्केट में करेक्शन आ सकती है। और एफआईआईज की भी अगर हम बात करें, तो भले ही इंडिया के डोमेस्टिक कंडीशंस कितना भी इम्प्रूव करें, बाहर की वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पे फिर से ऊंच नीच होने का डर बना रहता है, क्योंकि जो सारे अनसर्टेनिटीज के जो मैंने आपसे बात की। तो बोलने वाली बात यह है कि भाई ये जो मार्केट में रिकवरी है, उसको हम अज्यूम करके नहीं चले कि भाई चलो अब सब खत्म हो गया, अब यहाँ से न्यू हाइज बनेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-6 महीने में टाइम टू टाइम ये ऊंच नीच चलती रहेगी।
जब तक मार्केट सारे के सारे नए डेवलपमेंट्स देख भी नहीं लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। हम्म। तो एक एक बार बताओ आशीष सर, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी वैल्यू पे थे, कंफर्टेबल थे, मिड कैप में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन था और स्मॉल कैप उससे भी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन था, स्टीम सेटल हुई है, तो क्या अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप आ गए हैं अपने साइज पर जहां से आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हो कंफर्टेबली, या अभी बहुत पिक एंड चूज करने की ज़रूरत है, या अर्निंग सीजन को देखने की ज़रूरत है? नहीं, बाहर के कारणों की वजह से भी, और हमारी जो डोमेस्टिक रिकवरी की हम बात कर रहे हैं द पॉजिटिव अच्छी बात यह है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY 2025 उसके मुकाबले FY 2025 का जो थर्ड क्वार्टर और अब फोर्थ क्वार्टर में हमको केवल कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि भाई ये जो ट्रेंड है इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ और उसके जो बाद में जो डिमांड इंडिकेटर्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या जो भी हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, उसमें एक अपग्रेड या एक इम्प्रूवमेंट या बेहतरी का माहौल देखने को मिला। आरबीआई की पॉलिसीज भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। तो ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे ये काफ़ी क्रिटिकल है हम हमको ये यकीन दिलाने के लिए कि भाई अब एक ट्रेंड रिवर्सल या एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ, बट लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि भाई इसी क्वार्टर से आपको एक बहुत ही, अभी भी कुछ ना कुछ मिक्स्ड ट्रेंड्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं अपने डोमेस्टिक, ये तो मुझे लगता है जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर धीमे धीमे ट्रेंड इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैं वॉलेटिलिटी की बात कर रहा था, तो मुझे लग रहा है बाहर के कारणों से ज़्यादा रहेगी। और इससे आपके सवाल पे ये मैं बोलूँगा कि भाई अगर लार्ज कैप अट्रैक्टिवली वैल्यूड थे किसी किसी पॉकेट्स में, और स्मॉल एंड मिड कैप में भी अगर करेक्शन हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन और भी बाहर के कारणों की वजह से डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आशीष सर, क्योंकि एज अ फंड आप लोगों की सिचुएशन, क्योंकि आप लोग हमेशा एक अच्छे से मैक्सिमम इन्वेस्टेड रहते हो, लिमिटेड कैश पे रहते हो, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग तलाशते ही रहते हो हमेशा ही। सो अभी की सिचुएशन को देखते हुए किधर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही है, किन किन पॉकेट्स के अंदर, एक नॉट स्टॉक स्पेसिफिक बट सेक्टर स्पेसिफिक, और दूसरा अगर हमको लग रहा है कि हाँ थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ी अभी हीट बाकी है यहाँ पर, वो पॉकेट्स कौन से होंगे? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो मैंने बताया मेरे नेगेटिव या सावधान रहने के जो भी मैंने कारण बताए, ये सारे के सारे इक्विटी मार्केट इन जनरल को लेकर के हैं। क्योंकि यहाँ की कोई डोमेस्टिक कंडीशंस का डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा था मैं, डोमेस्टिक कंडीशंस तो मैंने ये बताया कि इम्प्रूव ही हो रही है। लेकिन क्योंकि हमको डर है कि भाई बाहर की वॉलेटिलिटी से हमको यहाँ पे और गिरावट या और टाइम टू टाइम वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो उसमें कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक इंडिकेशन देना मुश्किल रहेगा। वो जो मैंने एक सावधानी की बरतने की जो ज़रूरत बताई है वो अक्रॉस दी मार्केट है। लेकिन अगर आप आने वाले 3-6 महीने में समझिए, हम बोलते हैं कि भाई किसी को पैसा लगाना है, क्योंकि 6 महीने पहले के लेवल से तो हम ऑलरेडी एक काफ़ी लोअर लेवल पे आ चुके हैं, और डाउन साइड हो सकती है, लेकिन आने वाले 3 से 6 महीने में जो कोई डिप्लॉय करता है तो फिर उसको 2 साल में बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी बाहर के कारणों की वजह से हमारे यहाँ पे गिरावट आती है, तो जहाँ भी मार्केट का मॉटम बनता है अल्टीमेटली काफ़ी अपसाइड देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये भी है कि यूएस की मार्केट की वजह से अगर गिरावट होगी तो यहाँ पे यील्ड्स भी नीचे आएंगे और लिक्विडिटी भी इंप्रूव होगी, तो हमको अल्टीमेटली लो इमर्जिंग मार्केट में और इंडिया की तरफ आता हुआ नजर आए। अब उसमें सेक्टर्स वाली ये बात है कि भाई अल्टीमेटली हमारा अभी तक भी जो कन्विक्शन है वो फाइनेंशियल सर्विसेज, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, हेल्थ केयर और सिलेक्टिवली स्पीकिंग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहेगा। तो ये 3-4 टॉप है जिसमें हमारा, हम जैसे बता सकते हैं कि भाई ओवरवेट एक्सपोजर है पोर्टफोलियोज। ओके, एंड आईटी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सभी जानकार मान रहे थोड़ा कंजर्वेटिव रहने का टाइम है, वैल्यूएशन पार्ट को लेकर भी और एआई रिलेटेड चेंजेस को लेकर भी, तो आप भी क्या इस पे ओवर अंडरवेट हो, पहला पार्ट? और दूसरा, अगर इसमें कुछ पिक करना हो तो मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप दोनों में बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है वैल्यू को लेकर, सो यहाँ क्या पिक कर रहे हो आप? तो सुमित जी, अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज में देखें तो आईटी कोई बहुत बड़ा ओवरवेट नहीं है। लेकिन यस, इंडेक्स अगर आप BSE 500 में देखते हैं कि भाई 10-11% आईटी का एक्सपोजर है, तो हमारा उतना या केवल उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो आईटी में ऐसी कोई हमारी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपके ओके। दूसरे सवाल में मैं ये बोलूँगा कि जैसे टिपिकली जो हमारा टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर होता है वो दो भागों में होता है। पहली बात ये कि जैसे बिग आईटी
जिसको हम बोलते हैं, जो बड़ी लार्ज कैप आईटी कंपनीज है। दूसरा, जैसा आपने बताया स्मॉल कैप मिड कैप, तो हमारा वेटेज बड़ी आईटीज कंपनीज में कम और स्मॉल मिड कैप बॉटम अप बेसिस पे सिलेक्टिवली आईटी कंपनीज में ज़्यादा है। और इसमें भी अगर आप देखें, जैसे ऐसी आईटी कंपनीज हैं जो बीएफएसआई, डोमेस्टिकली भी देखें आप, तो ऐसी आईटी कंपनीज हैं जो बीएफएसआई को सर्विस करती है, या कोई आईटी आईटी कंपनीज हैं जो किसी एक सेक्टर में अच्छा काम करती है। तो सिलेक्टिवली बॉटम अप बेसिस पे स्मॉल कैप मिड कैप आईटी कंपनीज में ज़्यादा एक्सपोजर है, लार्ज आईटी कंपनीज में उसके मुकाबले में रिलेटिवली कम एक्सपोजर है। ओके आशीष सर, एक रिपोर्ट रिसेंटली 4 दिन पहले ही वाइट ओक ने निकाली थी और वो इंटरेस्टिंग हेडर था उसका कि इन्वेस्टिंग एट ऑल टाइम हाई इन अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जिसकी जिस्ट में एक इंटरेस्टिंग लाइन ये थी कि हर 1.5 साल में हम अपना ऑल टाइम हाई हिट करते हैं पिछले कई सालों के अंदर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। 33 बार ऑल टाइम हाई हिट हुआ है पिछले एक लंबे अंतराल के बीच में, जो आपकी कैलकुलेशन कहती हुई है। सो ये मान के चले कि भले ही इस समय पैनिक स्टेट दिखाई पड़ रही है, लेकिन डाउन द लाइन अगले 6 महीने या साल भर के अंदर हम वापस ऑल टाइम हाई रीटेस्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, इन आंकड़ों के लिहाज से एटलीस्ट। सुमित जी, देखने वाली बात यही है कि हर साल या दूसरे साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार मार्केट 15-20% गिरता ही है। तो एक फास्ट ग्रोथ इकोनॉमी, बढ़िया इकोनॉमी, इंडिया जैसी इकोनॉमी, आप कोई सा भी एग्जांपल इंडिया का ले लें, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बावजूद हमेशा कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से अपने ऊपर के लेवल से एक बार मार्केट 15-20% गिरता है। 2020 में आप देखो तो कोविड था। 2021 के एंड में अगर आप देखो तो यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हो गए। 2022 में यूक्रेन का वॉर, फिर बोलने लगे भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाएगा। 2023 में वो सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सब। 2024 में जनरल इलेक्शन, अब 2025 में ये ट्रेड वॉर की बात चल रही है। तो कारण बदलते रहते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर के लेवल से एक बार 15-20% करेक्ट होता है और फिर, जैसा आपने सही सही बताया, फिर दूसरे तीसरे साल न्यू हाई बनाता है। तो लंबे अरसे में, जैसे आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मार्केट ऑलवेज मेक्स हायर हाइज एंड हायर लोज, क्योंकि लंबे अरसे में मार्केट ऐसे वेव्स की तरह चलता जरूर है, लेकिन वो वेव्स ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए उसमें हाई ग्रोथ का जिक्र है कि भाई जो एक ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट है, जहाँ पे अल्टीमेटली अंदरूनी बेसिस पे अगर आप देखें तो आर्थिक व्यवस्था में इजाफा हो रहा है, कंपनियों के मुनाफे और कैश फ्लोज में इजाफा हो रहा है, तो मार्केट का रुख तो ऊपर के ही तरफ है। लेकिन ऊपर के तरफ जाते हुए भी हर साल मार्केट एक बार 15-20% गिरता है और हर दूसरे साल वो न्यू हाई भी बनाता है। तो सर, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स नए हैं और उन्होंने पिछले 5 साल में अपनी जर्नी शुरू की है, वो हमने देख भी लिया कि फरवरी के फॉल के बाद एसआईपी के अंदर भी गिरावट आई नंबर में, और अदरवाइज कैंसिलेशन भी काफ़ी बढ़े। सो उस तरह के लोगों के लिए क्या ये लर्निंग थी, या वो ये समझ ले कि आप गलती कर रहे हो, आप इस गलती को मत करो, कम बैक? तो क्या सिचुएशन आप रीड कर रहे हो इसमें? तो सुमित, आप देखिए कि डिजिटल या टेक्नोलॉजी की भाषा में कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि भाई इट इज़ अ फीचर नॉट अ बग। तो इसको शेयर मार्केट के लिए ऐसा बोलेंगे कि भाई वॉलेटिलिटी जो है वो शेयर बाजार का एक फीचर है, वो शेयर बाजार की कोई खामी या बग नहीं है उसमें, वो ऐसे ही चलता है। तो जो नए इन्वेस्टर या निवेशक हैं अपने, उनको दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई ये तो ऐसे ही चलता है, इसमें आपके साथ कोई अलग या कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। हम सब जो 20-25 साल से चलते हुए निकलते हुए आ रहे हैं, ये हमने अपने कार्यकाल में 4-5 बार देखा है, ऐसा होता है। बड़ी फॉल 4-5 बार देखी है, और जैसा मैंने बताया हर साल 10-15% की फॉल देखी है। ये तो होता है, ऐसे ही चलता है, इसमें नई कोई चीज़ नहीं हो रही है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपने क्योंकि खास करके एसआईपी का जिक्र किया, तो सुमित जी, एसआईपी करने वालों का तो फायदा हो रहा है। देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप लंबे अरसे के लिए 10 साल, 15 साल, 8 साल, 12 साल, जो भी समय के लिए लंबे अरसे के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अगर आप एसआईपी शुरू करें और पहले ही 6-12 महीने में आपको अपनी एनएवी बहुत बढ़िया रिटर्न दिखाने लगे, तो आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और आप खुश हो जाएंगे, लेकिन वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए खराब है वो। अगर आप लंबे अरसे की एसआईपी करते हैं, तो आप तो ये चाहते हैं कि भाई मेरे एसआईपी के कार्यकाल में पहले 4-5 साल बाजार सस्ता रहे, मेरी एनएवी नीचे रहे, मेरा काफी इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट हो जाए, फिर एक बड़े बेस पे, बड़े पायदान पे मार्केट में अप्रिसिएशन आए, तो मेरा रिटर्न बनेगा।
अगर आज मैंने स्टार्ट किया और मार्केट बस मेरी एसआईपी लगना शुरू हुई और मार्केट 20-25% ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं हायर एनएवी पे मेरी एसआईपी लग रही है, मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे कम मिल रहे हैं, तो आगे जाकर के मेरा रिटर्न कम बनेगा। तो जो एसआईपी कर रहे हैं उनको तो ये समझना चाहिए कि भाई जब आपके एसआईपी की शुरुआत हुई है तो स्टार्टिंग में तो आप चाहते हैं ना कि भाई आपका पैसा पूरा लग जाए और फिर मार्केट ऊपर चले। अगर आपका पैसा लगाते ही मार्केट चल पड़ा, तब तो फिर क्या ही फायदा होगा, रिटर्न कम मिलेगा एक्चुअली उससे। तो आशीष सर, होता क्या है कि जब कोई एसेट क्लास चलना शुरू होता है तो उसके पीछे सब लोग आते हैं। वो हमने देखा डिफेंस के फंड में भी, मैन्युफैक्चरिंग के फंड में भी, रेलवे के फंड में भी, और अब गोल्ड के फंड में। जैसे जैसे गोल्ड में नई तेजी आ रही है, सब गोल्ड की तरफ भागना शुरू हो रहे हैं। सो ये क्या सिचुएशन है, इसको आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हो? मतलब जिस तरफ नॉइस है उस तरफ जाया जाए, जिस तरफ नॉइस नहीं है उस तरफ जाया जाए, कैसे इसको बैलेंस करा जाए? नहीं नहीं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, थोड़ा विपरीत बुद्धि होना जरूरी होता है। हाँ। संस्कृत में फ्रेज है जो हमको स्कूल में सिखाया गया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एग्री। ये जनरली सही होता होगा। हाँ। शेयर बाजार में इसको आपको उल्टा पढ़ना चाहिए। शेयर बाजार में विपरीत बुद्धि कभी कभी बहुत फायदा कराती है आपका। जैसे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने 2023 में एक फंड लॉन्च किया था जिसमें हम 25% गोल्ड रखे थे हम। तब हमको लोग सवाल पूछ रहे थे, अरे भाई आपका फंड में 25% गोल्ड रख के आप क्या ही कर लोगे, मतलब इधर तो इक्विटी चल रहा है, ये आपका गोल्ड तो हमारा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस खराब कर देगा। अब सब बोल रहे हैं कि भाई गोल्ड लेना है। तो देखिए, जब सबको इक्विटी खरीदना है, हाँ, जब लगता है कि इक्विटी मतलब सारे पेड़ तो आसमान को छूने वाले हैं, अभी यहाँ से तो हमारा अमृतकाल ही आने वाला है, तो अमृतकाल आएगा जरूर लेकिन कल सुबह तो नहीं आएगा ना भाई। तो क्या है कि जब सबको इक्विटी में पैसा लगाना है तो थोड़ा पैसा किनारे करके गोल्ड में लगाना चाहिए। अब क्या है कि अब सबको समझ में आ गया, जब बाजार ही 20-25% मार्केट कैप ही डाउन हो गया और गोल्ड चढ़ पड़ा, तो अब सबको गोल्ड लेना है। तो आप समझ जाओगे कभी न कभी इक्विटी लेने का टाइम आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला आने वाले 3-6 महीने सावधान रहो, लेकिन आने वाले 3-6 महीने में इक्विटी में पैसा लगाओगे तो 2-3 साल में अपने आप को बहुत खुश पाओगे आप। तो वही है कि भाई सबको जब इक्विटी लेना है तब अपने को गोल्ड लेना चाहिए, जब सबको अब गोल्ड समझ में आ रहा है तो अपने को समझना चाहिए कि इक्विटी लेने का टाइम आ गया है। तो जो भी मैंने वॉलेटिलिटी की बात की है, उस वॉलेटिलिटी के दरमियान गोल्ड थोड़ा और चल सकता है। ओके। लेकिन अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी के जरिए अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो मतलब 6 मंथ्स में गोल्ड और इक्विटी के बीच में चूज करना मुश्किल है, शायद गोल्ड बेटर करेगा, लेकिन 3 इयर्स में इक्विटी बेटर करेगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो जो अभी का सिचुएशन है, जिस तरह का मार्केट्स अभी कामकाज कर रहा है इस समय पर, क्योंकि इक्विटी में एक करेक्शन आ चुका है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है, सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर है। सो ऐसी सिचुएशन में इज इट राइट टाइम टू कंप्लीटली स्विच फ्रॉम गोल्ड टू इक्विटी, या अभी स्टैगर वे में आपको दोनों को एक ब्लेंड लेके बैठो ज़्यादा बेटर है? या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो व्हाइट ओक का एक मल्टी एसेट लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ अपने आप आशीष जी काम करेंगे और हमारा पैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ करा जाए? नहीं तो देखिए, जैसे सुमित जी, सही तरीका तो यही है जैसा आपने बताया कि भाई या तो आप एसेट एलोकेशन वाला फंड ले लो जो अपने आप ही इसको एडजस्ट या बैलेंस करता है। ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट तो आपने जो बोला वही है कि भाई एकदम ब्लैक या वाइट नहीं करना चाहिए, कैलिब्रेटेड तरीके से करना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो हम जिस तरीके से फंड चलाते हैं, तो सितंबर 2024 में जब इक्विटी का हाईएस्ट पॉइंट था, तब अपना इक्विटी का एक्सपोजर समझो 24-25% रहा होगा, गोल्ड का एक्सपोजर उसके बराबरी में 23% रहा होगा। अब जब इक्विटी गिरा है और गोल्ड चला है, तो अपना गोल्ड का एक्सपोजर 17 पे आ गया, इक्विटी का एक्सपोजर 29 की तरफ चला गया। तो ये जो कैलिब्रेटेड तरीके से धीमे धीमे रिबैलेंस करते हैं वही सही होता है। कभी भी इस तरफ या उस तरफ वाइपर नहीं चलाना होता है। एक चीज़ और आशीष सर, अभी 2-4 दिन पहले आपको भी शायद वो मैसेज आया होगा कि जो वो क्रिकेट ऐप है उसके ऊपर करीब 21 करोड़ सब्सक्राइबर है, डीमैट अकाउंट 18 करोड़ है, और म्यूचुअल फंड की फोलियोस तो और कम है। सो सबको थ्रिल अपनी तरफ खींचता है और सेविंग अपनी तरफ से दूर करती है। और जो है उल्टा, जो होना उसका उल्टा चाहिए कि आपको थ्रिल से दूर रहना चाहिए और सेविंग की तरफ आना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है, आप क्योंकि इतने सालों से हो, आप पब्लिक की पल्स भी समझते हो, एसआईपी फ्लोज भी देख रहे हो, डेटा आपसे अच्छा शायद ही कोई समझ पाए। तो जो ये थ्रिल और है लोगों के अंदर फील कि मुझे पैसा कमाना है, रोज़ हमें भी फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि रोज़ के 1,500 कैसे कमा सकते हैं। तो इट इज़ अबाउट रोज़ के 1,000 रुपये या 3,65,000 रुपये साल के। आप इसको कैसे देखते हो कि क्या ज़्यादा बेटर होगा एक आम आदमी के लिए?
वही आपने जिस तरीके से बहुत बढ़िया आपने जो बताया ना, उसमें एक आप देखिए सीक्वेंस या स्टेप बाय स्टेप है। एक अगर आप देखेंगे तो एसआईपी वाले जो है, बोरिंग इन्वेस्टर, हम्म, लंबे अरसे के लिए लगाते रहो। फिर वो इक्विटी है लेकिन ट्रेड करने वाले, बाय टुडे सेल टुमारो, हम्म, ये ले लो वो ले लो। हम्म, फिर उससे फास्ट मनी है एफएनओ। हम्म, फिर उसके बाद जैसे आपने बताया ये बेटिंग ट्रेडिंग, तो इसमें क्या है कि भाई 7:30 बजे शाम को मैच चालू होता है, 10:30 बजे पूरा उसका निचोड़ आ जाता है कि भाई आज हम्म, कौन जीता कौन हारा। हम्म, तो क्या है कि किसी को लंबे अरसे में रईस नहीं बनने का है। हम्म, सब लोगों को आज शाम तक, कल सुबह तक, या बहुत हो गया अति हो गई तो अगले हफ्ते तक रईस बनना है। हम्म, तो वही प्रॉब्लम वही है कि भाई अगर आप जल्दी में हैं, तो ऐसा कोई बोलता है ना कि अगर आपको रईस बनने में जल्दी नहीं है तो 10 साल लगेंगे, हम्म। और रईस बनने की अगर बहुत जल्दी है आपको तो तो 20 साल बीसी लगेंगे। क्योंकि 10 तो वो समझने है में लग जाएगी कि प्रॉब्लम। लगने 10 ही है आपको। तो ये हाँ वो एक तो बहुत है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है। एक और चीज़ आशीष सर, क्योंकि जो अभी की अर्निंग्स हैं वो सामने खड़ी हैं, और इस अर्निंग्स को लेकर आप क्या उम्मीदें लगा रहे हो? कि पिछली बार की अर्निंग तो ऐसी थी कि अगर बहुत अच्छे नंबर दिए आपने तो आप फ्लैट रहोगे, खराब नंबर दिए तो 10% ही गिरावट, अगर बुरे ही नंबर दे दिए तो कई दिन के सर्किट आपके पक्के हैं। क्या ये सिचुएशन अभी भी है मार्केट में, या इस बार ये आपको उम्मीद लग रही है कि कुछ पॉकेट्स जैसे केमिकल हुआ, या कुछ पॉकेट जैसे एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां डिस्क्रिशनरी वाली जो ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है, इनमें खराब नंबर आ भी गए तो मार्केट शायद उम्मीदें ना लगाए? सो इस तरह की चीज़ें कैसे आप रीड कर रहे हो, या कौन से सेक्टर यहाँ पे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस आनी चाहिए इस क्वार्टर में? नहीं सी, जैसे पहले हमने बताया ना, अगर आप देखोगे तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में इस क्वार्टर का तो एक्सपेक्टेशन कम ही है। हम्म, क्या है कि लोग केवल हर एक सेक्टर में थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज ही देखना चाहते होंगे। मतलब जून के क्वार्टर के मुकाबले में सितंबर, तो वो तो दोनों खराब ही थे। तो सितंबर के मुकाबले दिसंबर, दिसंबर के मुकाबले में मार्च, अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो आई थिंक मार्केट उससे खुश होगा। ज़्यादातर नज़र रहेगी जैसे डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन के ऊपर, ऑटोज़ के ऊपर, जैसा आपने बताया केमिकल्स के ऊपर, आईटी की गाइडेंस के ऊपर। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा नज़र रहेगी। बट आई डोंट थिंक कि मार्केट का इतना कोई हाई एक्सपेक्टेशन है इस क्वार्टर से। जनरली जो मैं समझता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ, बात करता हूँ, एक्सपेक्टेशन ये है कि जून सितंबर आने वाले 6-9 महीने में इम्प्रूवमेंट वाकई में फंडामेंटल्स में या नंबर्स में देखने को मिलेगा। लास्टली आशीष सर, क्योंकि वैल्यूएशन समरी में ये जो न्यू एज कंपनीज हैं इनको अब तो क्योंकि निफ्टी का हिस्सा है तो इनको छोड़ तो सकते ही नहीं, और बहुत सारी कंपनियों के आईपीओस जो आए थे हाल फिलहाल में, उन्होंने अब बुरा टाइम देखना शुरू किया है। सो पिछला साल रिकॉर्ड नंबर्स था आईपीओ का, 94 कंपनीज, 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की फंड रेजिंग, और अब उनके पहली बार उनको झटके लगे हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है मार्केट में कि टाइम बेस्ड और प्राइस बेस्ड दोनों करेक्शन एक साथ आए हैं। सो ये सिचुएशन में आईपीओ मार्केट ड्राई हो गया है। सो जो एग्जिस्टिंग आईपीओस थे या जो न्यू एज कंपनीज थी जिनके नंबर्स उतने इफेक्टिव नहीं हैं, उनको आप ऐसे अभी कैसे पिक एंड चूज कर रहे हो, क्योंकि फंड में तो आपको रखना ही होना है। सो आप उसे कैसे चूज कर रहे हो अभी? नहीं, इसी हम लोग का बहुत कम और बहुत सिलेक्टिव एक्सपोजर है। मतलब हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि जनरलाइज नहीं करेंगे। जब भी इन कंपनियों के आईपीओस भी आए थे या उसके बाद का भी जो परफॉर्मेंस है, तो ये क्विक डिलीवरी या जो हम लोग बोलते हैं, उस सेक्टर में या थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स में सिलेक्टिवली एक्सपोजर है। हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हर एक आईपीओ में या हर एक न्यू एज कंपनी में पार्टिसिपेट करें, और ऐसा भी नहीं है कि भाई सारे खराब है। तो सिलेक्टिव एक्सपोजर है, और हम लोग आगे भी इसमें करते रहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि भाई ये जो बिजनेसेस हैं, ये पूरे कंट्री वाइड इनका एक्सेप्टेंस है। इसमें डेफिनेटली इनका कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन या कोई ना कोई, जिसको मोट बोलते हैं हम लोग, इन लोगों का डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन है, कस्टमर्स के ऊपर होल्ड है, लास्ट माइल कनेक्ट है। और अगर आप ये क्विक डिलीवरी, क्विक सर्विस को अगर आप देखें, तो एफएमसीजी सेक्टर को डिसरप्ट करने में भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि ये डीटीसी ब्रांड्स और नए ब्रांड्स को ही ये लोग आगे कर रहे हैं। तो हम लोग पॉजिटिव रहेंगे इसके ऊपर। डेफिनेटली कोई इसमें टाइम टू टाइम मार्केट का मूड चेंज होता है ज़रूर, लेकिन सेक्टर को कंस्ट्रक्टिवली देखना चाहिए। तो आशीष से जो लास्ट साल के आउट परफॉर्मर थे, जैसे डिफेंस, जैसे रेलवेज, जैसे पावर पीएसयूज, सो ये सब का क्या सीजन खत्म? क्योंकि बहुत सालों से आप भी कोल मतलब मार्केट में हो, आपने भी ये देखा होगा कि ये लास्ट टाइम बीएचईएल या लास्ट टाइम
ये लेवल्स जब आए थे इनके, उसमें 10 साल बीत गए, उसके बाद ये लेवल्स आए हैं। सो क्या ये MTNL हुआ या MMTC हुआ, STC हुआ, सो ये तरह की जो कंपनियां जिनके पीछे परफॉर्मेंस नहीं है और वो बहुत चले इस तेज़ी में, अब उनमें क्या किया जाए, या ये PSUs में क्या किया जाए जो सीजनली चलते हैं कभी कभी? इसी हम लोगों को लगता है कि पिछले 3 साल में जो भी चीज़ें चली हैं उसमें आपने सही बोला कि बहुत सारी सिक्लिकल कंपनीज या गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन कंपनीज या मैक्रो पॉलिसी ड्रिवन कंपनीज बहुत ज़्यादा चल गई है। और सिक्लिकल कंपनीज का जब इतना बड़ा एक्सपांशन होता है तो ये तो आपने सही बोला बोला कि भाई अब थोड़े समय के लिए इसमें कंसोलिडेशन होने का अंदेशा है। लेकिन साथ ही में मैं ये भी बोलूंगा कि अभी पिछले 3-4 साल में जो चीज़ें चली हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे आइडियाज आते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट्स के लिए। तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग पे ज़रूर हम लोगों का टाइम टू टाइम आइडिएशन, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग मैन्युफैक्चरिंग पे ज़रूर चलेगा। लेकिन जो सिक्लिकल आपने बताया वो डेफिनेटली मैं आपसे सहमत हूँ कि भाई अभी उसमें एक टाइम करेक्शन का अंदेशा है। दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि आने वाले 3-6 महीने तो हमने बोला कॉशियस रहिए, लेकिन ओके। मार्केट जब रिकवर भी करता है सुमित जी, तो ऐसा देखा गया है कि जो गिरावट में कम गिरता है वो आगे जाकर के आउट परफॉर्म करने का जो पास्ट एक्सपीरियंस मेरा है वो ये बताता है कि भाई जो गिरावट में कम गिरा है आगे जाकर के वो ज्यादा चलने की उम्मीद रहती है। चलिए आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हर बार की तरह बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलता है आपसे, और हर बार की तरह कुछ नया ही सीखा के आप जाते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, और सभी सेक्टर्स पर अपना आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम हम वही ऑल टाइम हाई की तरह जल्दी आपको मुलाकात करें। तो आप आशीष सर को सुन रहे थे, और ख़ास तौर से मार्केट्स को लेकर किस तरह की सिचुएशंस हैं, किस तरह का आउटलुक है, किस तरह से मार्केट्स रिएक्ट कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, इसको लेकर तमाम डिटेल्स आपने उनसे सुनी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।